नमस्ते राकेश जी। नमस्ते समवाल जी। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और जी आज सभी। के स्पेशल फेसबुक लाइव में मैंने रिक्वेस्ट किया है हमारे बहुत अच्छे मित्र राकेश कुमार जी, जिनको किसी परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है कि उनका परिचय मुझे देना होगा। राकेश जी और मेरी जो जान पहचान है वो पिछले 12-15 वर्ष की है, जब ये एक इंजीनियर के नाते एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, तो वहां इनसे एक बार मुलाकात हुई थी। लेकिन राकेश जी पिछले अपने एक दशक से ज्यादा का समय पतंजलि परिवार और भारत स्वाभिमान को सेवा के रूप में दे चुके हैं, और निरंतर योग और भारत स्वाभिमान के प्रचार प्रसार में इन्होंने देश भर में और विश्व में बहुत दिल लगा करके काम कर रहे हैं। तो राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आजकल आप वैसे ही बड़े व्यस्त हैं। अ, आज का ये जो कार्यक्रम है कि भारत की विश्व को दे, इसका जो मेरे दिमाग में जो विचार आया था, ये तब आया था राकेश जी कि देखिए, आज की तारीख में जैसे मेरे घर में मेरा बेटा है जिसकी उम्र 20 साल है, मेरी बिटिया है 15 साल की है। मेरे जैसे व्यक्ति के घर में भी अगर कोई इनसे पूछ ले कि ये जो हम भारतीय होने पे गर्व करने को कहते हैं, तो ये जो आजकल के जो मेरे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए मेरे बच्चे हैं, अगर इनसे भी कोई पूछे तो इनको ना वो थोड़ी हिस्ट्री की जानकारी उतनी नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ। तो इनको जब कहा जाता है कि भारतीय होने पे गर्व करें, तो वो कहते हैं आपके तो देश का नाम भी इंडिया जो है किसी और ने दिया है, और आपकी जो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा आपकी कहीं चलती नहीं है, आपकी भाषा में डॉक्टर नहीं बन सकते, आपकी भाषा में इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ये इस तरीके के ना साहब तर्क देते हैं। तो मैंने सोचा कि आप जैसा कि जानते हैं कि पिता जितना समझाए वो तो कम समझाया जा सकता है, पर मैंने कहा आज इनको जरा, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में वो जानकारी नहीं है जो उनको होनी चाहिए। तो इसलिए आज आपको कष्ट दिया है राकेश जी। तो मेरा पहला आपसे निवेदन ये है कि आप जरा हम सब व्यूअर्स को बताएं कि हमारे जो ये गौरवशाली देश है, एक तो इसका इतिहास, ये 1947 से नहीं शुरू हुआ, ये लोगों को समझाइए। हम कब से हैं और हमने इस विश्व को क्या क्या दिया है जिस पर एक भारतीय होने के नाते हम गर्व कर सकते हैं। जी राकेश जी। जी नमस्ते सुरेश जी। आपका धन्यवाद कि हम बैठकर एक ऐसे विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जिस विषय की जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, आप अलग अलग कंपनीज में, देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में मोटिवेशनल सेमिनार करते हैं, उनको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं। जैसा आपने बताया, मेरा और आपका संबंध आज का नहीं है, लगभग लगभग 15 वर्ष पुराना संबंध है। और ये विषय जो आज हमने लिया है, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारे राष्ट्र के गौरव क्या क्या हैं, हमें हमारे ऐसे पूर्वज कौन कौन रहे हैं, क्या क्या ज्ञान विज्ञान हमारे भारत में रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। मैं अगर आपके सामने सच कहूं तो 2008 तक जब मैं जिंदल स्टेनलेस में काम करता था एक इंजीनियर होने के नाते, तो वहां पर जब हम मेटेरियल साइंस को देखते थे कि स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील को ऐसे भट्टी में बनाया जाता है, उसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, फिर उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन सारी चीजों को देखकर हमें ये लगता था कि ये सारा ज्ञान विज्ञान यदि कहीं से आया है तो बाहर से आया है। और उस समय तक, मैं 2008 तक की बात करता हूं, कि खुद हमें जी नहीं पता था कि कोई हमसे पूछे कि जी हमारे देश में क्या अच्छा रहा है तो कुछ बता दीजिए, तो हम बता नहीं पाते थे। मैं कुछ विषय आपके सामने संक्षेप में रखूंगा और उसके बाद विस्तृत इसकी बात करेंगे। योग आयुर्वेद भारत ने दिया है, भारत का ज्ञान विज्ञान रहा है। कोरोना का समय आ चुका है, देश के लोगों को पता लग चुका है कि बाहर का हेल्थ सिस्टम बैठ चुका है। अब यदि कोई हेल्थ सिस्टम काम आएगा तो बाहर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं आएगा, अपने अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम आएगा। कोरोना बहुत चारों खूब। ओर है, और ये जी चारों ओर का कोरोना, बाहर की हमारे हॉस्पिटल कितने अच्छे हैं, हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं, हमारे हेल्थ का बजट कितना है। अमेरिका के अकेले हेल्थ के बजट की बात करें
तो भारत का जितना टोटल बजट है उसका भी 3-4 गुना केवल हेल्थ का बजट रहता है। वाह। तो ये बाहर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां फेल हो रहा है वहां हमारा योग शुरू होता है, वहां हमारा आयुर्वेद शुरू होता है। और ये योग और आयुर्वेद जो आज हम देखते जी हैं ये हमारे पूर्वजों की देन है। जी दूसरी हम बात करें, भाषा की बात करें, तो जो हमारी संस्कृत भाषा है ये जी सारी भाषाओं की मां हम इसको कह सकते हैं। बाकी जी भाषाओं के शब्दकोश की बात करें, व्याकरण की बात करें, और उसको जब हम संस्कृत से तुलना करते हैं, मैं खुद अपनी बात करूं तो 2008 से पहले हमें भी नहीं पता था कि हमारी भाषा का ये महत्व है। संस्कृत के बारे में यही कहा जाता था कि हमारे कुछ पुराने धर्म ग्रंथ इनके अंदर लिखे हुए हैं, उनके अंदर जी क्या लिखा हुआ है, कितना ज्ञान विज्ञान है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। तो ये जो संस्कृत भाषा है, ये भाषा है, ये हमारे, और संस्कृत जी कितनी वैज्ञानिक है आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक जिज्ञासु हूं, एक विद्यार्थी हूं। तो हम यदि देखिए, इंग्लिश में पेड़ शब्द का एक ही शब्द है ट्री। अब अगर हम जी संस्कृत में बात करेंगे तो उसका तरु है, उसका दरख्त है, उसका वृक्ष है, उसका तना है, उसका पेड़ है। और ये जो अलग अलग अर्थ हैं मैंने आपको कम बताए हैं क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो 5 अर्थ है इन सबका मतलब अलग अलग निकलता है। तरु जो तैर जी सके, इसी प्रकार तने का अलग अर्थ अलग है, वृक्ष का अलग अर्थ है। तो ये हमारी भाषा की वैज्ञानिकता है। तो ये संस्कृत भाषा हमारी है। जितनी भाषाएं निकली हैं वो संस्कृत से निकली हैं ऐसा माना जाता है, और ये संस्कृत भाषा है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है। इसके साथ साथ हम बात करें तो हमने आयुर्वेद में सर्जरी के 125 प्रकार के इक्विपमेंट, अभी आज ये माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत जी ईसा मसीह से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं। तो 2500 से 3000 वर्ष पूर्व की तो अभी पांडुलिपियां हमें मिलती हैं, जिसमें महर्षि हाँ सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने स्वास्थ्य के बारे में, आयुर्वेद के बारे में लिखा है। महर्षि सुश्रुत ने तो बहुत विस्तार पूर्वक 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्रों की व्याख्या की है, बताया है। उस समय मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमारे भारत में होता था, जी जो सिजेरियन का ऑपरेशन है वो भारत में होता था, और शरीर रचना क्रिया विज्ञान की पूरी जानकारी भारत को थी। ऐसी कुछ बातें आती हैं यूरोप से कि 15वीं शताब्दी तक यूरोप के अंदर हमारे शरीर के अंदर की ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती थी। अगर हम बात करें भारत, 3000 साल पुरानी तो पांडुलिपियां मिली हैं, जिसमें शरीर की जी एक एक नस नाड़ी से लेकर, एक एक अस्थि की एक एक संधि से लेकर, एक एक चीज का बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण है। जी 15वीं शताब्दी तक यूरोप में क्या होता था, यूरोप में जिस मान्यताओं का, धार्मिक मान्यताओं का प्रचलन है, जहां पर स्वीकार की जाती हैं, तो उसमें यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका स्वर्गवास हो गया, जो डेड हो चुका, उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके कब्र में रख लिया जाता है कि किसी एक दिन जी कोई जजमेंट का डे आएगा, उस दिन सब खड़े हो जाएंगे। तो वहां पर यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति यदि मर गया तो उसका क्रॉस सेक्शन करना, उसको काटना, उसका पोस्टमार्टम करना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसका शरीर काट दिया जाएगा तो शायद उसको जब जजमेंट का डे आएगा तो उस समय वो खड़ा नहीं हो पाएगा या जीवित नहीं हो पाएगा, या उसको वो मोक्ष नहीं मिल पाएगा, जो वहां की मान्यताओं की भाषा में मानते हैं। तो वहां जी के जी लोग 15वीं शताब्दी तक ये मानते थे कि शरीर के अंदर रहता है जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी रहती है, जैसे होली के गुब्बारे में पानी भरा रहता है। नसों नाड़ियों के अंदर रक्त कैसे बहता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसकी मान्यताएं पूरी दुनिया में बहुत सीमित थी, और अपने भारत में कितनी विस्तृत थी ये आयुर्वेद के माध्यम से महर्षि चरक और सुश्रुत के ग्रंथ जो आज है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे भारत के अंदर अभी भी हम अपने पड़ोसी जी देशों में देखते हैं, तो जैसे चीन में, जापान में, साउथ कोरिया में बहुत अधिक मसालों का खानों का, चटपटा खाना या मसालों का प्रयोग करना, इसका प्रचलन अभी भी नहीं है। अपने भारत में जी मसालों का बहुत बड़ा विज्ञान रहा है, रसोई घर में हमने मसाले प्रयोग किए हैं। अभी कोरोना जी फैला हुआ है, पूरी दुनिया गिलोय का काढ़ा पी रही है, पूरी दुनिया में यह प्रमाणित हो गया कि हल्दी एक नेचुरल स्टेरॉइड है, नेचुरल जी एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, जी एंटी वायरल है।
तो ये जो हल्दी है ये हमारे भोजन में शामिल की गई। मैं अपने जी घर में जब अपनी माताजी से पूछता हूँ होता है क्या, तो वो कहते हैं कि जी। हल्दी का टेस्ट नहीं होता, बस ये डालने का। लगता है मित्र। मैं एक बार दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करता हूँ। तो अब तक जो मित्र साहब ने बताया कि विश्व को हमारी एक जो देन है वो तो संस्कृत भाषा है। और जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें लोग मान रहे हैं कि खाद्यान्न की जो जननी है उसको संस्कृत को ही माना जाता है। अब योगा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, योगा विश्व जानता है कि भारत की देन है। आयुर्वेद, ऊपर वाला यदि चाहेगा तो आयुर्वेद के बारे में भी लोगों की अब ये जो भ्रांतियां थी वो दूर हो जाएंगी। आयुर्वेद दुनिया को भारत की देन है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया जी। अभी जो शायद आगे बताएंगे, जैसे सर्जरी सर्जरी का जनक भारत देश है। महर्षि सुश्रुत ने कार्टरैक्ट सर्जरी सबसे पहले 2600 वर्ष पूर्व कार्टरैक्ट सर्जरी भारतवर्ष में होती थी। जो सिजेरियन बर्थ की जो आज हम जिसकी बहुत चर्चा की जाती है वो भारतवर्ष में 2600 साल पहले वो किया जा चुका था। तो आप अंदाजा लगाइए। और मैं तो इन चीजों का ज्यादा जानकार नहीं हूँ, जब तक राकेश जी नहीं आते तब तक मुझे जो एक चीज समझ में आती है कि देखिए, जो बाकी संस्कृतियां थी उनके क्योंकि धर्म में और सनातन धर्म में कुछ फर्क हैं, बहुत सी मान्यताओं के फर्क हैं। तो हिंदू धर्म में तो क्या है कि जो भी डेड बॉडी है उसको क्रिमेट करने के लिए आग लगा देते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि जो ह्यूमन एनाटॉमी है, जो शरीर के अंदर की संरचना है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ की धरती पर प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होती होगी उस समय पे, क्योंकि डेड बॉडी को रखने का हमारे यहाँ पर संस्कार नहीं था। ओके, लेकिन उसके बावजूद जो उस समय की रचनाओं में लिखा गया जो उस समय की रचनाओं में लिखा गया है शरीर के अंदर की संरचना के बारे में, वो आज तक सत्य जी साबित होता है। जी सुरेश जी, सॉरी, जी सॉरी, मुझे वो लगता कुछ है कनेक्शन इधर हो गया था। हाँ, कनेक्शन शायद ये नेटवर्क की मुझे दिक्कत लगता की है ये वजह से थोड़ी टेक्नोलॉजी सी। भी अब भारत को अपनी बनानी होगी जी। जेन्युइन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बनानी होगी, जी 100% बनानी होगी। तो हम मसालों की बात कर रहे थे, तो हल्दी हमारे यहाँ जी। जो प्रचलन में आई उसमें कहीं ना कहीं कोई विज्ञान छुपा हुआ, केवल टेस्ट नहीं है। और ये हल्दी प्रयोग की जाती है वो हिमाचल के अंतिम गांव में भी प्रयोग की जाती है। ऐसा कोई गांव जी। उत्तराखंड का जहां पर 4 ही मकान है, वहां की परंपराओं में भी है। उसको नहीं पता कि हल्दी के अंदर कौन सा एक्टिव कंपाउंड है, कैसे एंटीबायोटिक का काम करती है, कैसे स्टेरॉइड का काम करती है, लेकिन वो प्रयोग करता है, मसालों में जी। प्रयोग करता है, रस्मों में प्रयोग करता है। शादी होती है तो हल्दी के बिना नहीं हो सकती, तो उसको हमने अपनी दैनिक जीवन से जोड़ा है। वस्त्र जी विज्ञान में भारत बहुत उन्नत रहा है। कितना जी। उन्नत रहा है सैमवाल साहब, आप अंदाजा लगाइए। भारत के बारे में ये जो कहा जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया रही है, तो कई बार मेरे मन में ये सवाल उठता था कि भारत सोने की चिड़िया कैसे थी। सोने हाँ की जी। खानें कभी भी भारत में बहुत अधिक नहीं रही। एक दो जी स्थानों के ऊपर सोना या हीरा भारत में निकलता है। भारत कोई गोल्ड का नेचुरली कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि नेचुरल भारत के अंदर गोल्ड बहुत ज्यादा माइनिंग होता हो। तो ये जी। भारत के अंदर जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं कि भारत के अंदर सोना निकलता नहीं था, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी, भारत के वस्त्र, भारत के मसाले, भारत की दस्तकारी के आइटम, भारत का जी। ज्ञान विज्ञान, भारत की धातुएं, भारत के जी रसायन, वो इतने उन्नत थे कि 1750 तक, सैमवाल साहब, जी। 1750 तक जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लोबल जीडीपी में भारत की जी। हिस्सेदारी 25% होती थी। ये एक वाह। हिस्टोरिकल फैक्ट है। अभी जो चाइना ग्लोबल फैक्ट्री बना हुआ है, हाँ जी। पूरी वर्ल्ड का ग्लोबल फैक्ट्री बना हुआ है, वो चाइना आज 25% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करता है, ग्लोबल प्रोडक्शन करता है। तो उस 25% के बराबर की हिस्सेदारी भारत की होती थी। और कब होती थी? 1750 तक होती थी। और ओहो। इसके तो डाटा उपलब्ध हैं। तो वस्त्र जी। विज्ञान हमारा ऐसा रहा है कि हमारे मसाले और वस्त्र जब यूरोप में जाते थे तो
तो उस समय सैमवाल साहब यूरोप के अंदर एक कल्चर पैदा हुआ। वो कल्चर क्या पैदा हुआ 14वीं 15वीं शताब्दी में, कि कोई यूरोप का जो अमीर व्यक्ति है उसकी अमीरी की पहचान किससे होती थी? वो अमीर व्यक्ति अपने घर के ड्राइंग रूम में, जैसे हम कोई सोने चांदी की चीजें सजाते हैं ना, कि हम अमीर व्यक्ति हैं जी, तो हम कोई गोल्ड का शो पीस रखेंगे, हम अपनी ज्वेलरी को हाँ जी, दिखाएंगे। तो यूरोप के हाँ अमीर जी, व्यक्ति अपने घर के ड्राइंग रूम के मर्तबान में, कांच के हम्म, पारदर्शी मर्तबान के जी, अंदर दालचीनी रखते थे, काली मिर्च रखते थे, अच्छा, और ये शो अच्छा, करते थे कि उस समय किसी के पास दालचीनी मर्तबान में होना, भारत के मसाले होना, इसका मतलब बहुत धनी जी, होना है। और कैसे होना ओ, है कि भारत के जो मसाले जाते थे, तो हाँ मसाले जी, जो वहां पर बेचे जाते थे वो किसी किलो के हिसाब से नहीं बेचे जाते थे, उनको बार्टर सिस्टम के तहत तराजू के एक पलड़े में हमारे कपड़े, हमारे मसाले रखे जाते थे, और दूसरे कपड़े में हम्म, सीधे सीधे सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे जाते थे। और वाह, भारत से जो मसाले, जो कपड़े जाते थे, उसके बदले में हम्म, विदेशों से सोना चांदी भारत के अंदर आता थे। और कई हिस्टोरियन ने ये लिखा है, अंग्रेज इतिहासकारों के पुस्तकों के साक्ष्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, पूरे एविडेंस हैं, कोई भी पढ़ सकता है। वो ये कहते हैं कि भारत उस समय पूरी दुनिया के गड्ढे की तरह था, पूरी दुनिया का सोना चांदी बहकर भारत आता था। ओ, इतना अद्भुत ज्ञान विज्ञान भारत का रहा है। जी, जी, और ये तो मेरे ख्याल से हम हमारे जुड़े सारे रहेंगे, दर्शक शायद हो जानते ही सकता होंगे। है कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन हम जुड़े रहेंगे। तो ये हाँ, अद्भुत वस्त्र विज्ञान भारत का रहा है। स्टील जी, बनाने की टेक्नोलॉजी, धातु हाँ विज्ञान, जी, रसायन विज्ञान भारत का बहुत उन्नत रहा है, भारत अग्रणी रहा है। हमारे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय रहे हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, आज जो भारत ग्लोबली अगर आज देखा जाए तो एक एरिया ऐसा है फार्मा का, दवाइयों का, जिसमें भारत को जी, बहुत बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त है। यूएसए के अंदर भी लोग दवाई खाएंगे तो भारत की बनी हुई दवाई खाते हैं, अफ्रीकन सारे देशों के अंदर भारत की बनी हुई दवाई दे जाती हैं। मतलब दवा मैन्युफैक्चरिंग में भारत अभी भी टॉप 5 में आता है। तो ये फार्मा इंडस्ट्री की जी, नींव डालने का काम डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने किया था। बंगाल फार्मा की स्थापना जी, 1902 में अपने घर में की थी। वो ये कहते हैं कि नागार्जुन ने और भारत के रसायन शास्त्रियों ने जो रसायन विज्ञान के ऊपर, धातु जी, विज्ञान के ऊपर शोध किया है, वो हर भारतीय के जी, लिए गर्व और गौरव करने का विषय है। उन्होंने 1902 में भारत के रसायन शास्त्र का उपलब्ध है, उसमें उन्होंने पूरे इतिहास को संकलित कर दिया है कि भारत के अंदर बहुत उन्नत विज्ञान था कि जिंक के ओर से आयरन को, गोल्ड को, सिल्वर को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान विज्ञान की टेक्नोलॉजी भारत में बहुत पहले से थी। इसके साथ साथ हम बात करें तो बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी, जी, आइस बनाने की टेक्नोलॉजी, ये जी, भारत ने पूरी दुनिया को दी है। हम अगर बात करें जी, तो खेती करने का तरीका, एक जी, पंक्ति के अंदर खेती करना, हाँ जी, अलग अलग फसलों की खेती करना, बुआई का हम्म, समय क्या होना चाहिए, कटाई का समय क्या होना चाहिए, खेती को हम्म, कैसे व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है, ये तकनीक देने का काम भारत ने पूरे विश्व को किया है। जी, 16वीं 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज उस समय जो भारत के अंदर हल प्रयोग होते थे, वो भारत के हल बहुत उन्नत क्वालिटी के होते थे। अंग्रेज भारत से कृषि के यंत्र लेकर गए हैं ताकि वो अपने यहाँ की कृषि व्यवस्था को और उन्नत कर सके। हमारे यहाँ तो महाभारत में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम जी, वो अपने जी, पास हल रखते थे। तो ये हल जी, से खेती करना, एक पंक्ति के अंदर खेती करना, एक हम्म, गैप के ऊपर बीज को डालना, ये जी, बहुत बड़ा विज्ञान है। ये कृषि का विज्ञान वेदों के समय से हमारे भारत के अंदर रहा है। बहुत खूब। और हमने राकेश भाई, केवल, ये जो जी राकेश भाई जी, इसमें जो एक चीज और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पे और प्रकाश डालें, कि जी ये जो एक बड़ा दुष्प्रचार किया जाता है ना कि हमारा देश जो है शायद सभ्य जो है अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ है, इससे पहले शायद हम लोग सभ्यता हमें नहीं समझ में आती थी। तो जरा आप थोड़ा सा अगर इस पे प्रकाश डालें कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यता
हमारे भारतवर्ष की थी। तो इसके बारे में यदि आप कुछ तथ्य दें। बिल्कुल सुरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पुरानी सभ्यता हमारी रही है भारत, जो हमारे देश का नाम है। इसकी यदि संधि विच्छेद करते हैं तो भारत, भा अर्थात प्रकाश अर्थात ज्ञान, रत मतलब जी ऐसा स्थान, ऐसा क्षेत्र जो प्रकाश फैलाने में रत रहा हो, प्रकाश ही जिसने दिया हो, जिसने ज्ञान जी दिया हो। तो भारत की सभ्यता संस्कृति देखिए, अभी जो अलग अलग खुदाई के प्रमाण हैं, ये प्रमाण हम जी कंप्लीट नहीं मान सकते, लेकिन आज भी जो प्रमाण उपलब्ध हैं, वो चाहे मोहनजोदारो के हो, चाहे जी सिंधु घाटी के हो, और अभी तो राखी गढ़ी के अंदर हरियाणा में और खोज हुई है, उसने और जी कुछ नई चीजें उजागर की हैं। तो इन सब में जी भी हम देखें तो भारत के अंदर जो सभ्यता संस्कृति है, उसमें आप भवन निर्माण की कला देख लीजिए, उसके जी अंदर आप देख लीजिए कि व्यवस्थित जलो पानी की निकासी की प्रक्रिया कैसे थी, स्नानागारों की व्यवस्था कैसे थी। तो वो अपने आप में हमें बताती है कि भारत के अंदर सभ्यता संस्कृति बहुत महान रही है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहूंगा, और ये मैं बहुत रखता हूं, और मुझे लगता है कि ये एग्जांपल हम किसी के सामने रखते हैं तो एक तर्क, तथ्य और प्रमाण के साथ हम अपनी बात को रख सकते हैं। अभी नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। जी अब जी भाई। जब 15वीं 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के बाद 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा के कानून में पूरी तरह से बदलाव किया। उसके बाद से हमें यह लगता है कि विद्यालयों के अंदर जो लॉर्ड मैकाले या जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से हमें पढ़ाया जाता है, वहां से ज्ञान विज्ञान शुरू होता है। जी ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में व्यवस्थित गुरुकुल की ज्ञान विज्ञान की पूरी पद्धति रही है, पूरी एक शैली रही है, पूरा एक विकसित सभ्यता रही है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा कि देखिए 1870 तक कोई भारतीय व्यक्ति, अंग्रेज ये कहते थे कि भारत के अंदर सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, हमने इन लोगों को पढ़ना सिखाया, हमने इन लोगों को लिखना सिखाया, और लोगों ने भी ये मान लिया, और भारतीय लोगों ने तो और जल्दी मान लिया। उनके अंदर ऐसी मानसिक गुलामी आ गई कि वो इस बात का विरोध नहीं कर पाते। जी 1870 में क्या हुआ, 1870 में एक अंग्रेज थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हमारा जो डिपार्टमेंट है, इसके पहले सर्वेयर हुए हैं। इस विभाग की, जो भारत का पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना करने का काम अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। तो ये जो स्थापना की है इस डिपार्टमेंट की, तो 1870 के आसपास इन्होंने वेनसांग नाम का एक चीनी यात्री एक बार भारत में आया था, आपने उनका नाम सुना जी होगा, वेनसांग का। जी जी तो जी वो 7वीं 8वीं शताब्दी में भारत में आया था, चीन के रास्ते से अपनी राजा की अनुमति के बिना वो भारत में आया। भारत में उसने सुना हुआ था कि यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय है और यहीं से हमें सच्चा ज्ञान मिल सकता है। और जब वो आया तो उसको इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो वापस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। खैर वो यहाँ आया, उसने अपनी एक डायरी लिखी। वो डायरी 1870 तक उपलब्ध थी, लेकिन वो डायरी चीनी भाषा में थी। उस डायरी को उसकी प्रूफ रीडिंग करवाना, उसकी ट्रांसलेशन करवाना और उसको दोबारा प्रिंट करवाने का काम अंग्रेज ने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। अब उन्होंने जब उस डायरी को पढ़ा तो उस डायरी में वेनसांग ये लिखते हैं कि पटना के ऐसे ऐसे 90 मील दूर उत्तर में, दक्षिण में एक विश्वविद्यालय था 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में, जिसमें 10,000 विद्यार्थी रेजिडेंशियल रहते थे। अब वो डायरी यस में लिखता है, डायरी को झूठ मानते हैं 1870 तक, क्योंकि नालंदा नाम की कोई चीज है नहीं। तो ये कहते हैं कि इसको खारिज कर देते हैं कि इसमें तो कपोल कल्पनाएं हैं। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर ये सोचता है कि चलो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा है या नहीं है। तो वो सर्वे करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वेनसांग ये कहता है कि यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय होना चाहिए। वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर एक ऊंचा सा टीला है। 1870 में उनको टीला मिलता है, खुदाई नहीं हो पाती, ये बात वहीं पर दब जाती है। 1912 में फिर खुदाई शुरू होती है। तो 1912 से पहले भारत में क्या माना जाता था कि भारत के अंदर कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं। अब 1912 में खुदाई होती है। 1917 में नालंदा विश्वविद्यालय की 3 मंजिलें वहां पर निकलती हैं, जो आज भी वहां पर उपलब्ध हैं। 1200 साल पुरानी ईंटें वहां पर हैं, 1500 साल पुरानी 3-3 मंजिलें वहां पर हैं। और वेनसांग
अपनी डायरी में क्या लिखता है, वो कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और अगली बात वो लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 4 पुस्तकालय थे। फिर वो कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय था वो मंजिल ऊंचा था, और वो कहता था, वेनसांग कहता है कि जब हम नीचे खड़े होकर उस पुस्तकालय की ऊपरी मंजिल को देखते थे तो ऐसा लगता था कि उसकी चोटी बादलों को छू रही है। फिर वो आगे लिखता है कि यहां पर 90 लाख पांडुलिपियां थी, और वो कहता है कि लगभग 400 पांडुलिपियों की तो कॉपी बनाकर वेनसांग अपने साथ चीन लेकर गया है। 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। उस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था। 10,000 विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कमरा बना हुआ था। एक बार उस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता था तो उस विद्यार्थी के पढ़ने की, लिखने की, पाठ्यक्रम की, पुस्तकों की, खाने की, वस्त्रों की सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से की जाती थी। विश्वविद्यालय कितना उन्नत था आप अंदाजा लगा लीजिए कि एडमिशन बहुत सिलेक्शन करने के बाद होता था। पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल रखता हूं कि अगर अलेक्जेंडर नाम का अंग्रेज उस टीले की खोज नहीं करता, अगर वेनसांग की डायरी के आधार पर यह नालंदा विश्वविद्यालय नहीं निकलता, तो क्या मैं आज आपके सामने प्रमाण समेत यह बात कह सकता था कि भारत में विश्वविद्यालय होते थे? आज नालंदा हमारे सामने है जी। सेमवाल साहब, दुख की बात क्या है कि आज हमारे बच्चों को नालंदा के बारे में नहीं बताया जाता, नालंदा को दिखाया नहीं जाता, नहीं बताया जाता। नालंदा जाकर यदि कोई व्यक्ति वहां के गाइड से 1 घंटा वहां पर समझ ले कि यहाँ पर कैसे केमिस्ट्री की लैब होती थी, किस प्रकार से धातुओं के ऊपर, रसायन के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर शोध किया जाता था, ज्ञान विज्ञान के ऊपर, परा अपरा विद्या के ऊपर, धर्म के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी सामाजिक विद्याएं हैं उनके ऊपर किस प्रकार से शोध किया जाता था, तो कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि भारत कभी ज्ञान विज्ञान में पिछड़ा रहा होगा। अब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये केवल नालंदा नहीं था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, उद्दांतपुरी था। पूरे भारत का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर 5-5, 10-10 हजार विद्यार्थियों की रेजिडेंशियल आवास के साथ विश्वविद्यालय नहीं जी। भी होती थी जो रसायन विज्ञान की, तो ये ऐसा नालंदा विश्वविद्यालय होता था। तो जिस देश में यदि 2000 साल पहले विश्वविद्यालय होते हों जी जी जी, जो जिस देश में 2000 साल पुराने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, उस देश में कितना ज्ञान विज्ञान रहा होगा। और उस विश्वविद्यालय में केवल धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, मेडिसिन की पढ़ाई होती थी, शिल्प विज्ञान की पढ़ाई होती थी, खगोल शास्त्र की पढ़ाई होती थी, रसायन विज्ञान की पढ़ाई होती थी, मटेरियल साइंस की पढ़ाई होती थी। ये सारी जो लौकिक विद्याएं हैं जो मानव जीवन को उन्नत कर सकती हैं, समाज को उन्नत कर सकती हैं, इन सब की पढ़ाई उस समय उसमें होती थी। और राकेश जी, इस बात में कितना अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि जो लेप्रेसी है, जो रोग है, इसका भी इलाज सबसे पहले अथर्ववेद में इसके बारे में वर्णन है ऑलरेडी। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, जितने बीमारियों का अलग अलग वर्णन, अलग अलग कैटेगरी, उनकी पहचान, उनका निर्धारण महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि वाग्भट ने, इन्होंने खूब किया है। बीमारियों की पहचान, वो चाहे टीबी हो, वो चाहे कोढ़ की बीमारी हो, चाहे दूसरी कोई संक्रामक बीमारी हो, या जो लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारी हो जैसे डायबिटीज। अब डायबिटीज का लेवल कौन सा ठीक होगा, डायबिटीज की रेंज क्या होनी चाहिए, आज तो डब्ल्यूएचओ तय करता है। और डब्ल्यूएचओ के अंदर जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो मेडिकल की कमेटी है, वो किसकी है? वो फार्मा कंपनियों की है। वो एक्सपर्ट कमेटी कहेगी कि 140 से ऊपर डायबिटीज यदि आपकी रेंज में है तो आप डायबिटिक हैं, तो आप दवाई खानी शुरू कर देंगे। मान लीजिए उन्होंने अपनी कैटेगरी को चेंज कर दिया, 120 कर दिया, तो 120 में हम डायबिटिक हो जाएंगे। उन्होंने थोड़ा सा और कम कर दिया, उन्होंने एक टर्म लगा दी कि प्री डायबिटिक, तो 100 में हम डायबिटिक हो जाएंगे। अब महर्षि चरक और सुश्रुत ने, वेदों से लेकर महर्षि चरक सुश्रुत ने डायबिटीज के बारे में भी लिखा है कि डायबिटीज की पहचान कैसे रखें। और उस समय मैं तो आश्चर्य करता हूं कि विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा। उस समय महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक डायबिटीज के व्यक्ति को क्या उपचार करना चाहिए इसके बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं औषधि का सेवन तो बाद में करें, डायबिटीज के व्यक्ति को पहले कम से कम 4 से 5 कोस
क्योंकि उस समय यूनिट कोस में बोली जाती थी। जो 2-2.5 किलोमीटर के आसपास का एक, आप मान लीजिए मील के आसपास का, तो उसको 5 कोस रोज चलना चाहिए। ये उन्होंने 2000 साल बिल्कुल। पहले बताया है, जो वैज्ञानिक आज जी बताना शुरू किए हैं। तो जी वायरस की खोज और इनकी अलग अलग बीमारियों की खोज, इसके बारे में हमारे पुराने शास्त्रों के अंदर बहुत गहराई से लिखा हुआ है। चेचक का जो टीका है सेमवाल साहब, चेचक का टीका, जो चेचक की बीमारी फैलती है, उसके बाद ये खोज हुई कि चेचक के रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका थोड़ा सा मवाद ले लिया जाए, उसका पस ले लिया जाए या उसका वायरस ले लिया जाए जो हल्की क्वालिटी का है, उस वायरस को यदि सीमित मात्रा में बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो बॉडी के अंदर ही उसके लिए रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाएगी। ये सारे वैक्सीनेशन का सिद्धांत है। अपने भारत के अंदर अंग्रेजों के साक्ष्य उपलब्ध हैं कि अपने भारत के अंदर अंग्रेजों के आने से पहले रोगी व्यक्ति की थोड़ी सी मवाद लेकर उसको स्वस्थ व्यक्ति को लगाया जाता था, उसको हल्का बुखार आता था और फिर उसको जीवन में कभी चेचक नहीं होती थी। तो ऐसे प्रमाण अपने यहाँ हैं, और ये प्रमाण में पिछले 400-500 जिनके एविडेंस उपलब्ध हैं उनकी मैं बात करता हूं। हमारे वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है उसकी मैं बात करूंगा तो उसकी आपकी मेरी आस्था हो सकती है, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम तो ये कितने पुराने जी हैं इसके बारे में नहीं जानते, इनको हम स्वीकार नहीं करते। मैं तो उस एविडेंस की बात करता हूं जो आज हमारे पास उपलब्ध है। जी जी, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें उन्हीं चीजों के बारे में बात करनी चाहिए जो फिलहाल साइंस की दृष्टि से और अन्य मानकों पर सही साबित हो चुके हैं। जैसे जब मैं गूगल कर रहा था तो मुझे पता चला भास्कराचार्य साहब ने, उन्होंने सबसे पहले विश्व में बताया था कि ये जो धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसमें टोटल समय कितना लगता है, ये भास्कराचार्य जी ने विश्व को बताया। और अब आप अंदाजा, फिर उसके बाद कितनी सारी खोज की गई होंगी जिससे बहुत मदद मिली होगी। सारी दुनिया जानती है जीरो विश्व को भारत की देन है, दशमलव भारत की देन है, कैलकुलस भारत की देन है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी चीजें भारत की देन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत की देन, जैसे कि आपने बताया, अभी बहुत है। मेडिकल साइंस में तो खैर है ही। सभ्यता के तौर पर, और जैसे कि आपने तक्षशिला और नालंदा के बारे में बताया है कि 10,000 स्टूडेंट उस समय में, जब लोग जंगलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे, बाकी बाकी विश्व में, वहां 10,000 लोग एक जगह पर रेजिडेंशियल बैठकर पढ़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि विश्व को भारत की बहुत बड़ी देन है। और मैं तो एक वो बड़ा हैरानी वाला तथ्य पढ़ रहा था साहब कि शैम्पू, शैम्पू जो ये वर्ड है, ये भी एक वर्ड से आया है जिसको पहले चंपू कहते थे भारतवर्ष में। और ये जो सर पे लगाने वाले किसी तेल का कुछ था, और उसके बाद से फिर ये शैम्पू बना है। यदि आप इसके बारे में आपने कुछ जानकारी ली हो राकेश जी, कि ये भी देखिए भारत की देन है। सेमवाल साहब, वो सभ्यता संस्कृति श्रृंगार के बारे में चिंतन कर सकती है, कला के बारे में चिंतन कर सकती है, संगीत के बारे में चिंतन कर सकती है, मन के बारे जी में चिंतन कर सकती है, जी। जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं से ऊपर उठ गई हो। हम्म। आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बार बार बताते हैं कि हमारी पहली आवश्यकता रोटी की है, फिर कपड़े की है, फिर उसके बाद छत की है, और ये 3 आवश्यकताएं पूर्ति होती है तो उसके बाद फिर हमें यह होता है कि थोड़ा सा सम्मान मिल जाए समाज में, और जब वो सम्मान की चाहत भी पूरी हो जाए, धन वैभव संपत्ति सब कुछ आ जाए, तो उसके बाद व्यक्ति ये सवाल अपने आप से करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। तो हमने तो हजारों साल पहले इसके ऊपर चिंतन किया है। तो ये कला संस्कृति के बारे में, केस विन्यास के बारे में, और तो और जो आज वर्जित विषय जिसको माना जाता है, हम अगर ये बात करें कि यौन संबंध क्या होते हैं, काम शास्त्र क्या होता है, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में भारत में एक तरफ तो हमें यह सिखाया जाता है कि मर्यादा में रहना है, लेकिन दूसरी तरफ उस विज्ञान के बारे में भी चर्चा की है। हमारे जी मंदिरों के अंदर भी उस विज्ञान की शिक्षा दीक्षा दी है कि हमें सन्यास का भी पालन करना है, लेकिन साथ साथ गृहस्थ का पालन करना है, तो उसका भी हमें अच्छे से पालन करना है। तो हमारे भारत में चाहे वो केश कला हो, चाहे वो वस्त्र विज्ञान हो, चाहे वो स्वच्छता का विज्ञान हो, वो बहुत उन्नत रहा है। उपटन की प्रथा रही है, शैम्पू की प्रथा रही है, साफ सफाई की प्रथा रही है। तो बिल्कुल शैम्पू भारत ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीठा शिकाकाई तो सेमवाल साहब हमारी माता जी के जमाने में अभी 25 साल पहले तक प्रयोग होता था, ये अभी बिल्कुल 30-35 बिल्कुल। सालों से ये शैम्पू पैकेट के अंदर और पाउच के अंदर आए हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राकेश जी, दुनिया को शतरंज का खेल
क्या ये भारत ने दिया है? गूगल करो तो वैसे हमारे नाम से ही आ रहा है कि चेस दुनिया को भारत ने दिया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, कुश्ती, कबड्डी ये भारत ने हाँ दिए हैं, शतरंज हमने दिया है, सांप सीढ़ी भी हमने दी है, जो चौसर है वो हमने दिया है। महाभारत के अंदर तो आप खेल के बारे में आते हैं, आपको पता है हाँ कि कौरव और पांडवों के बीच में खेल खेला गया, जुआ खेला गया। तो ये मनोरंजन के हाँ साधन कौन सी सभ्यता करेगी? वो वही करेगी जिसके पास खाली हाँ समय होगा। जिसके पास खाली हाँ समय होगा वही मस्तिष्क के खेल खेल सकती है। और एक तरीके से शतरंज को आप देखते हैं तो शतरंज एक तरीके से युद्ध कौशल का खेल है, एक तरीके जी से रणनीति के विज्ञान का खेल है। शतरंज जी वो खेल है जो जिसमें ये माना जाता है, आज भी माना जाता है कि जिसमें बहुत उच्च स्तर पर मस्तिष्क का प्रयोग होता है। आगे जी 50 चाल कितनी मुंह हम सोच सकते हैं, वही प्लेयर उसमें जीतता है। जी जी। वो मैं बोल रहा था कि ये 6th सेंचुरी में था और इसका नाम तब था चतुरंगा। जी तब इसको इस नाम से जाना जाता था। और बटन, जी ये जो बटन जी हमने लगा रखे हैं, ये बटन भी विश्व को भारत की देन है। जी ये जो सी शेल से पहले बनाए जाते थे कहते हैं, और तो दुनिया को जी बटन लगा करके कपड़े पहनना भी भारतवर्ष की देन है। तो और लूडो आपने कह ही दिया, इसका नाम पहले मोक्ष पट कहते थे, मोक्ष पट, जिसमें जी सांप सीढ़ी वाला खेल खेला जाता था। तो लूडो जी हो, चेस हो, बटन हो, शैम्पू हो, पढ़ाई लिखाई हो, यहाँ तक कि काम शास्त्र हो, या अब वेदों की तो खैर हम चर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो माहौल धार्मिक हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक, अध्यात्म दुनिया को सब मानते हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता जी, कुछ लोग तो बड़ी साइकोलॉजी और साइकाट्रिस्ट समझाते हैं, और जब अपना खुद का सॉफ्टवेयर थोड़ा इधर उधर होता है तो इमीडिएटली हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। और अगर आप देखें, आप तो हरिद्वार में रहते हैं नजदीक में, भारत से ज्यादा विश्व के लोग ऋषिकेश और हरिद्वार में आकर मन की शांति ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म तो दुनिया को, विश्व को जो असली जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो तो भारत की देन है, जिसको आई एम श्योर अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय तेज आगे आएगा, दुनिया को और इसके महत्व के बारे में पता चलेगा। हम अब पहले तो ये बिल्कुल होता था सो ना कि हमारे यहाँ के ये जो आध्यात्मिक गुरु होते थे, ये लोग बाहर जाते थे और फिर बड़े बड़े इनके आश्रम हो जाते थे, फॉलोअर्स हो जाते थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि अब रिवर्स ट्रेंड भी शुरू हो गया है कि अब वो जी लोग अब भारत आ रहे हैं। जी जी। तो इसके बारे में बिल्कुल यदि कोई सेमवाल और साहब। तथ्य आप देना चाहें। जी देखिए, नाम भी आप ले सकते हैं, चाहे एप्पल के सीईओ हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हो। उनको जब वो मार्क डिप्रेस हो जुकरबर्ग। जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उनको आना भारत की शरण में पड़ता है। आज जी मेडिटेशन कौन नहीं कर रहा? हॉलीवुड का जो बड़े से बड़ा स्टार है वो मेडिटेशन में रास्ता निकाल रहा है। और मैं योग की बात करूं, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग को जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। और योग जो बिल्कुल। आज लोग कर रहे हैं, जो आप और हम योग करते हैं, जो पूरी दुनिया योग कर रही है, पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी वो पार्ट तो खोला नहीं है। आज जो लोग योग कर रहे हैं, जिसके पीछे दीवाने हैं, 200 देशों ने बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लॉजिक के उसको स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम 21 जून को योग दिवस मनाएंगे और योग से सारी बीमारियां दूर होती हैं, योग से हम ठीक रह सकते हैं। ये पूरी दुनिया ने मान लिया है। ये योग का सेमवाल साहब केवल 10% है। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम गन्ने की फसल कोई किसान बोता है, तो गन्ने की फसल किसान गन्ने के छिलके के लिए बोता है क्या, या गन्ने के जूस के लिए बोता है, मिठास के लिए? जी जी। अब आप कल्पना करके देखिए कि किसी किसान ने गन्ने की फसल बोई, उसने उसका हम्म। जूस निकाला और उसकी मिठास किसी और को दे दी, मिठास को फेंक दिया, और केवल जो उसकी भूसी बचती है उसको लेकर वो खुश हो जाए। तो अभी जो योग कर रहे हैं वो केवल भूसी है। जो असली ओ। मिठास है उसके बारे में तो लोगों ने अभी चर्चा नहीं की है। ये जो आसन और प्राणायाम है, ये तो केवल 10% है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारा जो अष्टांग योग है, जो यम नियम का पालन करना है, अगर कोई व्यक्ति उसका आंशिक भी पालन करता है तो वो अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकता है। जी जी। और मेरे ख्याल से एक चीज जो हमारे सब दर्शक मानेंगे कि जो सबसे बड़ी देन जो विश्व को भारत की है, वो संपूर्ण मानवता को एक दृष्टि से देखने की, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी फिलॉसफी रही है, जहां हमने कभी किसी से रंग, धर्म और जाति के विषय पर कभी भेदभाव नहीं किया है।
सर्वधर्म समभाव का जो पूरे विश्व को भारत की देन है, अगर यही वसुधैव कुटुंबकम अगर सब जगह हो जाए और सब एक दूसरे की आस्था और मान्यताओं का सम्मान करने लगे, और जो आपसे भिन्न है वो शत्रु नहीं है, अगर इन सब चीजों को सारा विश्व मान जाए, तो मुझे लगता है कि 60-70% जो झगड़े हो रहे हैं वो तो आज ही खत्म हो जाएंगे। सेमवाल साहब, ये जितने साइकोलॉजिस्ट हैं जो फ्रायड से लेकर उन सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि उनका चिंतन कैसा है। जैसे घर में मेरा 5 साल का बेटा है, वो कुछ ब्लॉक्स को जोड़ के घर बना लेता है तो वो उसी को दुनिया समझता है जी उसको ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ी क्रिएशन बना ली है। जी और जी अगर हम ये साइकोलॉजी की बात करें, जो आज की बात करें, तो ये महर्षि पतंजलि के सामने बहुत बोनी लगती है। महर्षि पतंजलि ने यम नियम के रूप में, केवल यम नियम, मैं योग दर्शन के अंदर 195 सूत्र हैं, मैं 195 सूत्र की बात नहीं करता, केवल 2 सूत्र यम और नियम के यदि पूरी दुनिया पकड़ लेती है तो उनकी धार्मिक मान्यताओं में कोई संघर्ष नहीं होगा। महर्षि जी पतंजलि के ये नियम ऐसे हैं जिसको आज जो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कुछ भी कहें, हम अपनी किसी भी पूजा पाठ की पद्धति को माने, मूल रूप से तो सभी इंसान हैं। तो महर्षि पतंजलि के यम नियम का यदि हम पालन करते हैं तो मैं कहता हूं दुनिया के किसी भी संविधान की आवश्यकता नहीं है। सारे देशों के संविधान को उठाकर हम बंद कर दें ताले के भीतर, और देश अलग अलग दुनिया के नागरिकों को केवल हम सिखा दें कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में यम नियम का पालन करें, तो कोई संघर्ष नहीं हो सकता, कोई जी अशांति नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता, कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। जी तो बहुत ये खूब। इतना अद्भुत विज्ञान हमारा है। और हम इस पर कोई ये नहीं कहते कि कोई इसको पढ़ नहीं सकता, कोई इसको शेयर नहीं कर सकता, हम इसको खुले रूप से चाहते हैं कि दुनिया इसका इस्तेमाल करे। तो आज के कार्यक्रम में हमारे पास राकेश जी इतना ही समय आपका हमने मांगा था, तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोगों ने ना अपने घरों में जब आपके बच्चे छोटे थे या जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, आपने खिलौना देखा होगा, उसको कहते थे हिट मी। हिट मी खिलौना अगर आपने देखा हो, उसकी नाक पर बना होता है हिट मी। लेकिन आप बच्चा उसको जितना मर्जी हिट करता है पर वो खिलौना गिरता नहीं, और वो बार बार दोबारा से खुद खड़ा हो जाता है। तो उसमें विज्ञान का नियम जो है वो ये है कि उसका जो बेस है वो हैवी है, और जो उसका हेड है वो हल्का है। तो उसको जितना मर्जी आप धक्का दें, वो क्योंकि उसका बेस हैवी है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। इसी तरह ये जब हम आज देख रहे हैं कि लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, एक 16 साल की लड़की जो टिकटॉक पर थी, जो 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही है 16 साल की उम्र में, वो आत्महत्या कर रही है। जिन लोगों के बैंक में करोड़ों रुपए हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, वो एकाकी अनुभव कर रहे हैं और इस दुनिया से जाने का फैसला कर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे लगता है कि ये जो हम अपनी जो बेसिक जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा जो आधार था, जो हैवी सब्सटेंस हमारे पास है भारतीय होने के नाते, अगर हम उसका धारण नहीं करेंगे और यहाँ पर सिर्फ अपने आप को मैं, मेरा और अपने आप को बहुत समझेंगे, तो फिर छोटा सा भी चोट से दोबारा फिर खड़े होना बड़ा मुश्किल है। तो जो समाज अपने इतिहास का जानकारी रखे, अपने अपने कल्चर का ध्यान रखे, अपने संस्कारों का ध्यान रखे, और उसको यदि अपने दिन प्रतिदिन में, मैं कह रहा हूं 100% नहीं, लेकिन कम से कम 10% अगर उसका पालन करे, तो हम बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं और बहुत से अननेसेसरी तनाव को दूर रखा जा सकता है। और खासकर हम जिनके पास ये ऑलरेडी उपलब्ध है। तो यही राकेश जी हमसे कहना चाह रहे हैं। और राकेश जी, मैं भी अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ कि जो भी 2-4% मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ उसका बहुत लाभ होता है। आप अभी कह रहे हो, मैं तो 12-13 कपालभाति करके मेरे को समझ नहीं आता कि इस ऊर्जा का करूं क्या जो इकट्ठी हो जाती है, और आप अभी बता रहे हो वो सिर्फ अभी 10% है, 90% अभी और है। तो चलिए, तो हमारे पास बहुत काम है, अभी लॉकडाउन में हम लोग फंसे हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है जी, कोरोनिल को भारत सरकार इमीडिएटली हम तक उपलब्ध कराए। और अगर ना भी कराए साहब, हमें पता चल गया है तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा, अश्वगंधा। इनका मिक्स करके हमने खाना है साहब। तो रामदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। हम सब अपना ध्यान रखेंगे, और ऊपर वाले की इच्छा होगी जी तो मैं आपको दोबारा कष्ट दूंगा 10-15 दिन में, कि एक बार और हमें कुछ और तथ्यों की जानकारी दें, ताकि हम अपने स्वाभिमान को बरकरार रखें और एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण करें। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद।
जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम बातचीत कर पाए और बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए ताकि देश के लोगों को बोलने के लिए कुछ मिले, देश के लोग अपने बच्चों को उत्तर दे पाए कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा है और हम केवल ऐसे ही जाहिल नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, गंवार नहीं थे, हमारे अंदर बहुत उन्नत सभ्यता हमारे पूर्वजों की रही है। और हमारे यहाँ तो एक शब्द आता है ऋषि, वो ऋषि सेमवाल साहब उसी को कहा जाता है जो रहस्यों को जानता था, अर्थात जो साइंटिस्ट होता था, जो वैज्ञानिक होता था, उसको ऋषि कहा जाता था, उसको रहस्यों को जानने वाला कहा जाता था। तो भारत के अंदर ऐसी परंपरा रही है ज्ञान विज्ञान की, तो निश्चित तौर पर हम बातें करते रहेंगे। और आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, आपका मार्गदर्शन लाखों लोगों को मिलता है, आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और आज हमने मिलकर ये बातचीत की है, भारत स्वाभिमान के मंच के ऊपर भी आपने हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का कार्य किया है, तो आपका आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और कड़ी में राकेश जी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।